Hello, good afternoon, and welcome to Doctor Speak. This is the show where we get you in touch with directly with the experts in the medical field, because any and all concerns that you might have related to COVID-19 or any other medical concern, you can raise with them, and they will answer your questions right here on this show. We will get the number up at the bottom of the screen as well, where you can call and connect with us, and we'll convey your questions to our experts. And at the same time, you can also log into Facebook on the DD News Live or the DD India Live pages, and there too you can leave your queries. I'm Gautam, and with me is Jyotika. शुक्रिया गौतम। नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। गौतम ने आपको पूरी जानकारी दे दी है, तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, हमारे साथ जुड़िए, अपने सवाल हमारे साथ शेयर कीजिए। हम आपके सवाल एक्सपर्ट्स तक ले जाएंगे। फटाफट मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ डॉक्टर हर्षल रमेश साल्वे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर जी, हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं डॉक्टर एस एम रहेजा जुड़ गए हैं, सीनियर फिजिशियन, जीबी पंत हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका भी स्वागत है। नमस्कार जी, डॉक्टर साल्वे, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। पिछले कुछ दिनों के जिस तरह के आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे जो रिकवरी रेट है उसमें काफी सुधार हुआ है, रिकवर होने की जो रफ्तार है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और उसमें काफी अच्छा इजाफा हुआ है। तो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग का जो फॉर्मूला है या जिस तंत्र पे हम आगे बढ़ रहे हैं, काफी हद तक वो कामयाब होता नजर आ रहा है। बिल्कुल। जैसे हम जानते हैं किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज में ये तीन पहलू सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं: टेस्टिंग, ट्रैक करना और उसको ट्रीट करना, अंजाम तक पहुंचाना। जैसा कि हम जानते हैं ज्यादातर कोविड इन्फेक्शन ये असिम्प्टोमेटिक है, यानी जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, और ज्यादातर इन्फेक्शन है ये माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है, यानी ज्यादातर इन्फेक्शन में कम प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। जो सीवियरिटी ऑफ द डिसीज है ये बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 5% के पास है। तो इसलिए हमें रिकवरी रेट अच्छे से मिल रहा है। होम क्वारंटाइन लोग हो रहे हैं, होम आइसोलेशन फैसिलिटीज मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी है, तो इसके वजह से ही हमारा रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है और हमारा टेस्टिंग भी एक्सपोनेंशियली बढ़ा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं, हमारा ग्राफ बढ़ रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि रिकवरी रेट बढ़ा है। लेकिन फिर भी हमें जो सीरियस कंडीशंस है, जो सीरियस इफेक्ट्स होते हैं कोविड के 5% में भी, उसमें भी विजिलेंट रहना जरूरी है, बिकॉज वो हेल्थ सिस्टम में ट्रीट होना है उनको। मोस्ट ऑफ द कोविड पॉजिटिव्स घर पे ट्रीट होते हैं, लेकिन जो सीवियर है उनको हेल्थ फैसिलिटी में ट्रीट होना है। सो वी नीड टू बी रेडी फॉर दैट एंड वी नीड टू कंटिन्यू दिस इन टाइम्स टू कम। Right. Dr. Raheja, at this point, I'd like to ask you, we have a question coming in from Sunil Sharma. He's asking, we keep talking about recovery rate, which is rising. At the same time, we do know that the mortality rate is also sub 2%. So, automatically, those who have not, succumbed to the disease, they can be considered recovered. So, the figure should actually be higher, shouldn't it? And what is exactly the criteria for recovery? Because even right now, even after people who are said to have been recovered, it is being said still have a lot of problems related to the symptoms that cropped up during the course of the infection. Yes, I will take the second part first. I mean, we have seen that this COVID-19 infection affects almost every organ of our body. We have learned in the last 7-8 months that it can affect your heart, it can cause myocarditis, it can cause lung fibrosis and lead to the oxygen saturation problems and liver problems, kidney problems, and stroke, even heart attack has been seen. So it affects almost every organ of our body. And that is why we have already started with the post-COVID clinic in our setup. They have already been started at the major We seem to have lost Dr. Raheja. If I could come to you and ask you about it, Dr. Salve. Yes, Dr. Raheja, you're back. Could you? Yes, yes. Yes.
Good to have you back with us. Could you just tell us what you Yes. were responding to? You know, the criteria for considered being recovered from COVID-19. Is there a criteria? How is that fixed? Because a lot of people are wondering if they've actually recovered or not. No, actually, I will tell you, 80% of the patients, those who are infected with COVID-19, they have very mild symptom or no symptom. They may be asymptomatic and they recover to the full. 15% they have symptoms and they can still be handled at home by providing the meticulous care, and if required, like this is a very simple apparatus which can measure the oxygen saturation in your body. So we give the pulse oximeter to the patient and they can monitor their pulse, blood pressure, temperature, hydration, and SpO2, that is oxygen. And if it is less than 95, they must be nearest for treatment. So I will say, now we say give all 98% plus patients, they recovered. Because our mortality rate is around 1.6% right now, and it has been continuously decreasing. And the reason is because we have learned a lot, we have improved infrastructure, and even we are aware of it, and there is patients, even they are getting aware of it, except for the patients with the high risk group, like elderly patients who were 60 years plus, hepatitis patient, hypertensive patient of respiratory disease, COPD, chronic liver disease, chronic lung disease, chronic kidney disease, and diabetic, immunosuppressant sensitive. This is a group of patients which is more vulnerable to severe form of COVID-19 infection. Okay. And this is what we trying to emphasize in all of our programs, that this is the set of patients or people we have to protect them. They should stay at home, stay safe, and go out only very necessary, taking all the universal principles like that. Wearing mask, keeping 2 hours of distance, maintaining hand hygiene, doing saline gargles, betadine gargles, hygiene. जी डॉक्टर साल्वे आपके पास आना चाहेंगे। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि पेशेंट ठीक हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? हम क्वारंटाइन पीरियड को गिनते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अगर आपको सिम्टम्स महसूस होते हैं, अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो दोबारा टेस्ट के लिए जाए, वरना अगर आप एसिम्टोमेटिक है तो टेस्ट की ज़रूरत पर भी ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हमने कुछ केसेस में देखा, हमारे पास सवाल भी आते रहते हैं लगातार कि क्वारंटीन पीरियड ख़त्म होने के बावजूद भी बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं तो देखने को मिल रहे हैं, गले में खराश होना, खांसी होना, बदन टूटना, या फिर और जो भी सिम्टम्स निकल कर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या अपना नज़रिए से कैसे बताना चाहेंगे? अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें, यानी उसकी वायरस कैसे बिहेव करता है शरीर में, उसकी बात करें, तो 14 दिन का जो पीरियड रखा गया है, जिसको हम मानते हैं क्वारंटाइन पीरियड या फिर आइसोलेशन पीरियड, जब पॉजिटिव होने के बाद हम उसको रखते हैं, उसके बाद पहले आपको ज्ञात होगा कि हमने सेकंड टेस्टिंग जो पहले होता था वो अबॉलिश कर दिया है। बिकॉज ये पाया गया है कि 14 दिन के बाद भी टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, लेकिन पेशेंट इन्फेक्टिव नहीं रहता है, यानी पेशेंट की संभावना दूसरे को इन्फेक्ट करने की कोविड-19 की वो बहुत ही कम होते हैं 14 दिन बाद। इसीलिए दुनिया भर में ये इस 14 दिन का इम्पोर्टेंस है। इसलिए हमारा रिकवरी रेट भी हायर है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि जो 14 दिन पहले टेस्ट हुआ है, आफ्टर 14 डेज हम उसको मानते हैं कि ये रिकवर हो चुका है। ना जो सवाल आपने किया है कि पोस्ट 14 डेज 14 दिन के बाद अगर सिम्टम्स है, या काफी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं कि उनका टेस्ट फिर भी काफी इंथुजियास्टिक लोग होते हैं, फिर से टेस्ट करते हैं, वो भी टेस्ट फिर से पॉजिटिव आता है, तो क्या किया जाए? तो ये स्वाभाविक है, टेस्ट 28 दिन तक भी पॉजिटिव आ सकता है, वायरस शरीर में रहता है, लेकिन इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है, दूसरे को इन्फेक्शन देने की संभावना कम हो जाती है मरीज की आफ्टर 14 डेज। दूसरा है, अगर सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं, जैसा डॉक्टर रहेजा ने कहा है कि अगर सिम्टम परसिस्ट करते हैं तो आप अपने क्लिनिशियन से मिलिए, जो आपका फैमिली फिजिशियन है उनसे मिलिए, उनको बताइए। हो सकता है आपको सुपर एडेड कोई इन्फेक्शन हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन चीज़ है। अगर आपको कोई साथ में और बीमारी है, जो लंबी बीमारी है, उसको प्रेसिपिटेट होना बहुत स्वाभाविक है। पोस्ट कोविड
सीक्वली आजकल बहुत डिस्कशन हो रहा है, बिकॉज हम देख रहे हैं काफी पेशेंट लंग कॉम्प्रेस लंग फंक्शंस के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं आफ्टर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी। तो Yes. विजिलेंट रहना बहुत जरूरी है। Yes, certainly. And Dr. Raheja, the other thing is that it's always been said right from the start that the RT-PCR test is the gold standard as far as testing is concerned for COVID-19. Is there a difference in different brands of RT-PCR as well in terms of how accurate they are? Because people are wanting to know that if they go in for RT-PCR, which one should they go in for? Which brand or which one should they go in for? PCR test has got better sensitivity and specificity with compared to the random. So RT-PCR test remains the gold standard for us because it has got the high sensitivity and specificity. And I have to say again, now we are not doing the repeat test in in the patients right now because RT-PCR picks up the nucleic acid of the virus. So we have seen even now after 10 days. लगता है डॉक्टर रहेजा के साथ हमारी कनेक्टिविटी में कुछ इशू आ रहा है। डॉक्टर साल्वे, अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि वेरियस ब्रांड्स ऑफ टेस्टिंग में कोई डिफरेंस है। टेस्टिंग टेक्निक यूनिक होती है जिससे डायग्नोसिस होता है, क्लासिफिकेशन होता है डिसीज का। सो ऑब्वियसली मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जो ICMR अप्रूव्ड लेबोरेटरीज है वहीं जाके टेस्ट करना चाहिए। द लिस्ट अवेलेबल है आपके आरोग्य सेतु ऐप पर भी, लिस्ट अवेलेबल है ICMR वेबसाइट पे भी। डॉक्टर साल्वे, एक सवाल और यहाँ पे आता है, हम टेस्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार ये भी अपील लोगों से की जा रही है और जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। हम भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप में कुछ सिम्टम्स दिखते हैं या अगर आपको लगता है कि आप किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आ गए हैं तो आप आगे बढ़कर अपना टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि टेस्ट से ये पता चलेगा कि आप कहीं इस इन्फेक्शन से ग्रस्त हैं या नहीं हैं, क्योंकि वो आपके लिए तो सेफ होगा ही, आपके आसपास वालों के लिए भी सेफ होगा। तो टेस्ट कराने से कुछ लोग लेकिन अभी भी कतराते हैं, हिचकिचाते हैं। और सबसे पहले इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, सबसे पहले क्या उनको सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए, क्योंकि हाँ। टेस्टिंग तो फिर 3-4 दिनों के बाद ही कारगर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है और स्वाभाविक है आशंका होना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अगर सिम्टम्स है तो टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट कराने के 2 फायदे हैं, एक तो आपका इन्फेक्शन है नहीं है पता चलता है, दूसरा जहां आप काम करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लॉकडाउन जब से निकला है मोस्ट ऑफ खुला है, मोस्ट ऑफ द लोग काम पे जाने लगे हैं, अपने सोशल वर्क करने लगे हैं। तो अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो अगर आप टेस्ट नहीं कराते हैं तो संभावना है कि आप ये इन्फेक्शन फैलाएं अपने सोशल सर्कल्स में, वर्क प्लेस में, और उसका क्लस्टर बने जिसको कहते हैं, छोटा सा आउटब्रेक बने अपने वर्किंग प्लेस में, इसकी संभावना ज्यादा है। इसलिए अगर सिम्टम्स हैं, सस्पेक्टेड सिम्टम्स हैं, तो जरूर टेस्ट कराना चाहिए। दूसरी बात है टेस्ट कब कराना चाहिए, तो आइडियली हम कहते हैं कि अगर आपका कॉन्टैक्ट है 5वें से 7वें दिन में टेस्ट कराना चाहिए। तब तक अगर आपको लगता है कि आपका कांटेक्ट हुआ है कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ तो खुद को आइसोलेट कीजिए। भी प्रोविजंस अवेलेबल है इवन इन द सर्विस सेक्टर कि आप उसको लीगली आप आइसोलेट खुद को क्वारंटाइन कर सकते हैं। ओके। एंड देन अप्रोप्रिएट टाइम पे आप टेस्ट कर सकते हैं। और फिर से अगर देखें रिसेंटली ICMR ने ये राइडर हटा दिया है कि आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, आप जाके किसी भी लैब में अपना टेस्ट वॉलंटरीली करवा सकते हैं, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और जैसा कहा है कि आजकल हर स्टेट गवर्नमेंट एम्फसाइज कर रही है कि आप घर में आइसोलेट कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव होने के बाद भी फैसिलिटी में आने की जरूरत नहीं है अगर आपको सिम्टम्स माइल्ड है तो घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं है। जो पहले था। We've got a caller, Dr. Salve. Padma is joining us from Delhi. Go ahead, Padma, ask your question. जी पद्मा जी, अपना सवाल पूछिए अगर आप हमारे साथ हैं। हेलो जी पूछिए अपना सवाल।
Yeah, I wanted to ask the doctor that recently there have been some cases that RT-PCR has been tested negative, but the patient is found COVID positive subsequently. And in certain states, like in Karnataka, there is an SOP that HR CT scan is used to confirm COVID. Is that so? Is that correct method? Okay. Dr. Raheja? So Salve said, may come negative in the if you are doing it on second or third. Chances of picking up the positive comes up 5 to 6 days. So this is the time when we can. Dr. Raheja, we're having some issues with your audio. We'll try and fix that. Let me take that question up for the moment with Dr. Salve. Dr. Salve? If as far as the question goes, because the sensitivity specificity is not 100% of the RT-PCR, and there is always an issue in terms of reading the RT-PCR for particular viral sequence that depends on that. So yes, there can be chances that false negative report can come. So that's what subsequent testing can be done. Regarding HRCT thing, so there are many things, the CT scan, the X-ray, which can tell you about the pathology which is happening in the lung, for example. But it cannot confirm the COVID infection. COVID infection can only be confirmed by its antigen testing, which is by RT-PCR or by rapid antigen test. So yes, the clinical suspicion, we say that on the basis, it can be done on the basis of radiological thing, but that should not be the primary criteria for testing. राइट, We should go for RT-PCR. डॉक्टर साल्वे, एक और सवाल ऑनलाइन हमारे पास आया है। हरप्रीत हैं, ये पूछना चाह रही है कि जब भी मैं अपने हाथों को सैनिटाइज करती हूँ मुझे इचिंग शुरू हो जाती है, मैं क्या कर सकती हूँ? हरप्रीत जी, मेरा यही एक आपको सुझाव होगा कि आप सोप और वाटर का इस्तेमाल कीजिए। वो उतना ही उपयुक्त है जितना कि कोई भी सैनिटाइजर है। तो अगर आपको एलर्जी है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर की, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप नॉर्मल पानी और साबुन से हाथ धोइए, वो इक्वली इफेक्टिव है। ये इन्होंने आगे लिखा है पिछले 2 या 3 दिन से ही ये फेस कर रही हैं इसको। हो सकता है उनको एलर्जी हो, क्योंकि अभी ज्यादा जब इस्तेमाल करते हैं एंजाइटी के वजह से, तो हो सकता है उससे एलर्जी हो। तो सुझाव यही रहेगा कि आप साबुन और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। Right. Now, there have been questions related to what is happening on the recovery rate front as well as the vaccine as well, because as the recovery rate climbs, we are also looking at the prospects of getting the vaccine perhaps as early as early 2021, if not earlier. Dr. Raheja, in terms of the prospects of getting hold of the vaccine and its dissemination throughout the country, we have a large population, second largest population in the world. To what extent do you think it would be possible to get people vaccinated in good time? Yes, as you very well said, we are expecting a vaccine by early 2021. So by that, we have a large population. So even vaccinating the whole population will again take time. And again, we will have to prioritize which group to vaccinate first. So this is a long process, but in the meantime, I will say we must show that social vaccine. Social vaccine means stay home, stay safe, maintain social distance, wear mask. This 3-layer surgical mask is quite safe. जी, डॉक्टर रहेजा, वी हैव अ कॉलर विद अस। गुंजन है दिल्ली से, उनका सवाल ले लेते हैं। गुंजन, स्वागत है आपका, पूछिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब जी। हाँ, ये मैंने बेटी का वैक्सीनेशन करवाया था 10 दिन पहले, फ्लू का। अच्छा। तो तब से उसे टेम्परेचर रह रहा है 99 से 100 के बीच में, सिर्फ टेम्परेचर है। ओके। और हल्का सा आंखों में जलन और हेडेक थोड़ा बहुत कभी कभी होता है। कितनी बड़ी है आपकी बेटी? 16 साल की है। अच्छा। Okay. डॉक्टर रहेजा? Yeah, post vaccine there can be mild fever, and I don't think there is much to worry. But still, you should consult your physician who has vaccinated the child,
because it may be something else. It may be some allergy or some mild viral infection. So we have to clinically check this patient particularly. Of course, there can be a low-grade fever post vaccination after giving vaccine. So तो that will गुंजन be जी आप हाँ तो गुंजन जी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि पोस्ट वैक्सीनेशन जैसे कि डॉक्टर रहेजा बता रहे हैं कि बुखार आ जाता है और हो सकता है कोई और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है, तो बेटर है आप कंसल्ट कर लें और आगे इलाज करा सकती हैं. Right. Let's also talk about the factor that the World Health Organization, Dr. Salve, said that you know, at the point of you know, COVID deaths worldwide crossing the 1 million mark, they've said that the current numbers are likely to be an underestimate. There are estimates that not just 1 million, maybe closer to 1.8 million people might have actually died of the disease, because there is, of course, some questions related to the number of cases that are being you know, logged as well, not just you know, in India, in different parts of the world as well. That kind of figured in the US presidential debate as well between Joe Biden and Donald Trump. Yeah, of course, because the issue of the data is always there, particularly the mortality data. If you take an example of our country, we still have a mortality data registration which is around 70%. So 30% deaths are not registered. That too, the only 8 to 10% out of these deaths, we know for what reason the particular person died. So cause of death is known to only 8 to 10% of the cases. So, and this is the case in most of the countries, excluding few developed countries. With respect to the data of the disease, you can see yesterday only ICMR released the report of second sero survey. Yes. Which gives a prevalence of almost 7% across the country. So if you factor in that, so almost 23 crore people are already infected with the COVID. Yes, and, if you see, and 7% is a nationwide figure. Yes. That figure might be different from different pockets of the country. Yes, where yes, definitely. Right. And you can see if you see the official numbers by the testing, it's only showing 60 million now, right? So, so the deaths happening in the population which is recovered, we don't know that. The people, because of the lockdown, other phases, other conditions, the people are hesitant to come to hospital. There are the issues with the travel, so we are missing on that date. But overall, we see in India, as far as various assessments are going on currently, the deaths, the fatality is not that much what we are seeing in the Western countries. It may be because of the age structure. We have more younger population in the country as compared to the especially European countries, where the population of the elderly percentage is much more. And maybe due to some unknown factor which is there linked with the low case fatality rate in India. But yes, there is some issues with the numbers as far as the deaths are concerned. Right. डॉक्टर रहेजा, एक सवाल के साथ आपके पास आऊंगी. हमारे शो में आपने बहुत अच्छे से मास्क पहनना, किस तरह का मास्क होना चाहिए, कैसे मास्क को डिस्कार्ड करना चाहिए, उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया था. आजकल हम देख रहे हैं बड़े स्टाइलिश और ट्रेंडी मास्क आ गए हैं और डिफरेंट फैब्रिक्स के मास्क आ गए हैं. क्या सलाह आप लोगों को देना चाहते हैं? मास्क ट्रेंडी हो, फैशनेबल हो, उससे ज्यादा जरूरी है मास्क सेफ हो. Safety of the mask is very important, and I have got one 3-layered surgical mask, and if you say it is a good quality surgical mask and it will protect me to the not more than 80% if I come with a close contact, because this mask has got, you can see this here. जी, मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगी. हाँ, फुल फ्रेम में. हाँ, फुल फ्रेम दिखा दे जरा. जी, आप दिखा सकते हैं. आप यदि आप देखें तो 3 लेयर है. हाँ जी. ये आपका ये जो डार्क वाला कलर है बाहर रहता है, ये व्हाइट वाला अंदर रहता है, दोनों के बीच में फिल्ट्रेशन ये लगी हुई है, मेम्ब्रेन. जी. सो कैन फिल्टर आउट द वायरस टू द ग्रेट एक्सटेंट, एंड द साइज ऑफ द मास्क शुड बी एडिक्वेट, कवर योर नोज, and there is there you should tight it, cover it totally, and wear the mask in the proper way. Right. Because this way you are protected to a very large extent, even if you are coming in close contact with any patient. So
ये आपका एक प्रोटेक्टिव गियर है, एंड आई थिंक यू शुड चूज द बेस्ट प्रोटेक्टिव गियर एंड चूज देम प्रॉपरली फॉर योर ओन सेफ्टी, फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स. But Dr. Raheja, it's also being said that one should not really overuse these surgical masks too much. There are issues related to, well, it may not be availability anymore, but still disposal is an issue. Yeah, disposal should be done in a dustbin with a lid. This is a rule. And this is a cotton mask which is 2 layered, and even it must cover your nose and mouth tightly, Right. because they also give a fair amount of protection. And N95 mask is meant for the healthcare workers, because these are some of the different type of N95 masks, and have to be used by the healthcare worker, those who are looking after the patient directly. Right. These are important. So, Great. best person, I will say, triple layer, good quality surgical mask is good enough for, and they should be disposed of well, as you very well said, in the proper way, in a proper dustbin with a lid over it. Right. We're completely out of time, Dr. Raheja, and I'll have to thank you at this point. We're being told to wind up, and that's all we can accommodate in Dr. Speak at the moment. Thank you so much for joining us. Thank you. तो आज डॉक्टर स्पीक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार. Namaskar.